अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के बाहर मुल्कगीर एहतजाज किया गया है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफ़े का मुतालबा किया गया है। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और मुतअद्दिद बार ये कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो रिज़ाइन करें, वो इस्तीफ़ा दें और आज बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर मुल्कगीर एहतजाज किया गया है। इस पर ज़रा आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद आने का भी ऐलान कर दिया है। पेशावर, कराची और लाहौर जलसे के बाद ना सिर्फ इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है बल्कि धरने का भी इंदिया दे दिया है, धरने का भी ऐलान किया गया है। हमने देखा इमरान खान साहब की जानिब से और कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत जारी की गई। अब सवाल यह है कि क्या खान साहब अपनी इस एहतजाजी सियासत से इदारों पर, हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे। जो उनका मुतालबा है अर्ली इलेक्शन का, इस पर भी बात करें। इसके साथ साथ कुछ खबरें जो हैं वो ये भी गर्दिश कर रही हैं नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कि वो दौरा करेंगे सऊदी अरब का और फिर वापस आएंगे और भरपूर इलेक्शन जो कैंपेन है उसमें हिस्सा लेंगे। तो इन खबरों में कितनी सदाकत है, क्या अंदर की कहानी है? और इसके साथ साथ एक तरफ जैसा कि हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब मुतहर्रिक हैं, तो दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो भी मुतहर्रिक नज़र आ रही है। मरीम नवाज साहिबा की जानिब से आज लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का, मुख्तलिफ हलकों का दौरा किया जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो सियासत है, क्या अर्ली इलेक्शन की तरफ भी मामलात जाते नज़र आ रहे हैं? सारे मामलात पर तफसील से बात करेंगे और बात करने के लिए प्रोग्राम में जो PTI के सीनियर रहनुमा हसन खावर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हसन खावर साहब आपके वक्त का। सर, आज इलेक्शन कमीशन के बाहर मुल्कगीर एहतजाज किया गया है और आपका मुतालबा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफ़ी होने का। क्या लगता है सर, वैसे क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको? आज हमने देखा कि फ़ारूक हबीब साहब बात कर रहे थे कि मुनहरिफ अरकान हैं उनको डी-सीट करने के लिए ताख़ीरी जो हरबे हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं और काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मुतालबा किया जाता रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो मुस्ताफ़ी हों। देखिए, जब भी जमहूरी निज़ाम होता है उसकी बुनियाद में कुछ ऐसे इदारे होते हैं, हमारे उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमें लगता है कि उनका रवैया ना सिर्फ मुतासिर है बल्कि जानिबदार है। और आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि देखिए, ये जो ताख़ीरी हरबे हैं हमारे लोगों ने रिज़ाइन किया है। अब ये ताख़ीरी हरबे जब हुकूमत इस्तेमाल करे तो समझ आती है, और समझ इस तरह आती है कि चलें ठीक है, उनका तो काम है हमारी मुखालफत करना, उनका तो काम है अपनी हुकूमत बचाना, उनका काम है कि इसको जितना डिले कर सके करें। लेकिन उस सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन का रोल बढ़ के सामने आना चाहिए था कि अब वोट हो के वो न्यूट्रल फैसले ले रहे हैं। और जब वो ये नहीं करेंगे, जब हम ये देखेंगे कि जब PTI के ख़िलाफ़ कोई चीज़ आती है तो उसको बड़ी तरजीही बुनियादों पर चलाया जाता है, बाकी पार्टियों से पूछगछ नहीं होती, तो ज़ाहिर है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को और हवा मिलेगी। और क्योंकि अब हम इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए हम समझते हैं कि एक गैर जानिबदार क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन होना चाहिए और कमिश्नर होने चाहिए जो कि अगले इलेक्शन करें। सही, लेकिन आज की हुकूमत एहतशाम साहब कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेकर आए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उस वक्त तो बड़ी तारीफें की जा रही थी। आज की हुकूमत, आपको याद होगा जब अपोजिशन में थी तो उस अपोजिशन को भी इन्हीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसी इलेक्शन कमीशन से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे, एहतजाज भी किया गया था। तो सर, आपको लगता है कि दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है या फिर आपको लगता है कि जेन्युइन रीजन है? सुनिए, एक अगर छोटी सी ऑब्जर्वेशन की इजाज़त दें तो मैं आज देख रहा था बसान साहब कि जिस तरीके से हमारे यहाँ एक मुद्दत से सियासत का खेल खेला जा रहा है, सारी सियासी जमातें, मैं कहूँगा बशमूल PTI, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्क जिस डगर पे चल पड़ा है, इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होगी कि किसी को समझ नहीं आ रही कि पूरी दुनिया, आप देख लें, पूरी दुनिया का मीडिया भी पाकिस्तान के बारे में फोकस्ड है। और मैं हैरान हूँ सोनिया कि स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन जो है ना, वो डेली की बुनियादों में पाकिस्तान पे बात कर रहा होता है। अब देखें, अब सारी चीज़ें छोड़ दें, अब लॉ एंड ऑर्डर है, गवर्नेंस के इशूज़ हैं, महंगाई है, बहुत सारी चीज़ें। अभी एक अजाब खड़ा हो गया है लोड शेडिंग का, 7,500 मेगावाट शॉर्टफॉल आ गई है और इसने बढ़ने आगे जाना है। तो अभी तो आप देख लें, अप्रैल है,
मई में क्या सूरत हाल होगी। 10 घंटे शहरों में, 18 घंटे देहातों में लोड शेडिंग हो रही है। और फिर एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि जी वक्त पे फर्नसाइल नहीं लाया गया, एनएलजी नहीं इंपोर्ट की गई, महंगे दामों की गई। आप देख लें रोज़ाना की बुनियाद पे ये टकराव होता है अपने सियासी जमातों का, ख़ास तौर पे पीटीआई का। हमाद अज़हर साहब एक तरफ हैं और दूसरी तरफ मिफ्ता इस्माइल साहब अपनी बात कर रहे होते हैं। अब ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मेरा ख्याल है बाई पार्टीज़न तरीके से हल करने की ज़रूरत है। आप देख लें बाय द वे यही कौमी असम्बली दोबारा जिस तरीके से फिर गैर फ़ाल हो गई है, इनके जाने के बाद पीटीआई के इस्तीफ़ों के बाद 60% वो कहते हैं एहसान साहब जो सीट्स हैं, जो आपकी कमेटीज़ हैं, उनके चेयरमैन हेड्स हैं वो नहीं मौजूद हैं। तो कोई काम नहीं हो रहा। इन सारे मामलात को चलाने के लिए एक तो ये कि कौन एफर्ट करेगा कि इनको बिठाया जाए, मामलात कुछ चलना शुरू हो जाए। चलें, ये और बात है। अब आ जाते हैं आपकी तरफ। बल्कि एहतिशाम साहब, ये इलेक्शन कमीशन के मामले पर बात करने से पहले मेरे साथ पास एक शॉर्ट है, मैं चाह रही हूँ वो जरा जल्दी से चला लें प्रोड्यूसर साहब, क्योंकि इसी इलेक्शन कमीशन के बाहर मैंने बात की कि आज की हुकूमत और उस वक्त की अपोजिशन की जानिब से भी एहतजाज किया गया था, क्योंकि आज अपोजिशन हुकूमत ये कह रही है कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग केस पर असरअंदाज होने के लिए इदारों पर, इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, इदारों को धमका रहे हैं। उस वक्त मौक़िफ़ क्या था, सुनिएगा जरा। इलेक्शन कमीशन को यरगमाल बनाकर आरटीएस को बंद किया गया, तो आप क्यों नहीं बोले? ईसीपी मुझे बताएं, आप क्यों नहीं बोले? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुझे कहा मैं क्या करूं, मेरी कोई सुनता नहीं है। कि जनाब आपकी कोई नहीं सुनता तो आप मुस्ताफी हो जाएं। अभी तक हमने अमन का पैगाम दिया हुआ है कि किसी किस्म का कोई रिएक्शन शो न करें। तो मैं ये वाज़ेह तौर पे बताना चाहती हूँ इलेक्शन कमीशन का कि इसके बाद हर तरह की कार्रवाई का इलेक्शन। जमहूरियत उस वक्त मजबूत होगी जब इलेक्शन कमीशन इंसाफ से इलेक्शन कराएगा। अब भी अगर इलेक्शन कमीशन एहतिशाम साहब आज यही मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। कुछ अर्सा पहले आपने देखा कि मरियम नवाज साहब भी इधर आई थी, इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज किया था, बहुत सारी चीज़ें हुई। आइडियली तो सोनिया अगर ज़ाती तौर पे मुझे आपसे पूछें कि जब इतने ज़्यादा इल्ज़ामात और तनकीद लगना शुरू, इतने ज़्यादा आप पे ये कहा जाए कि जी आप वन साइडेड किसी की सपोर्ट कर रहे हैं और लोगों को कहना शुरू कर दें कि जी बेहतर है कि आप कोई PMLN को ज्वाइन कर लें, तो मेरा ख्याल है ये लम्हा फ़िक्रिया तो डेफिनेटली सुल्तान सिकंदर साहब के बारे में है। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं ऑनेस्ट है, सब कुछ है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मुझे नहीं पता, ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिए गए। कुछ लोग कहते हैं कि जी सेक्रेटरी थे अपने शेख रशीद साहब के वहाँ पे रेलवे में, वो उनको लेके आए हैं। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मैं और आप हसान जो भी बात कर रहे हैं छोड़ देते हैं। अभी जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आती है और जिस तरीके से वन बेंच जो है ना उनके फ़ैसले को कलअदम करार दे के 2 मेंबर बेंच ने फ़ैसला किया कि जी PTI का केस जो है ना वो एक माह में जो बात हो रही थी ख़त्म करने की है वो रोका जाए, और दूसरा ये है कि बाकी पार्टियों को मिलाया जाए। अभी आपने देख लें बहुत सारे लोग ये बार बार बात करते हैं कि जी PTI पहले अपना जवाब दे फॉरेन फंडिंग के हवाले से, वो भी दे देंगे। भाई सवाल ये है कि अगर वो PTI कहती है कि जी इक्वली इन्वॉल्व है, ठीक है, 56 लाख कहते हैं डॉलर आए थे, 60 लाख डॉलर आए थे, स्टेट बैंक कहता है, और वो PTI वाले कहते हैं कि जी ठीक है ममनुआ फंडिंग, फॉरेन फंडिंग के बजाय ममनुआ फंडिंग का इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि जी बताएं एक पैसा भी कोई इजरायली कहते हैं इजरायली या इंडियन से लिया गया तो बताएं, आधारों से लिया गया हो तब बताएं। चलें, ये तो अब जवाब देते रहेंगे। अच्छी बात तो है कि ये इलेक्शन कमीशन को अब कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों को देखते हुए सब कुछ करना पड़ेगा। अब अगला सवाल ये है कि जी क्या ये इलेक्शन कमीशन इस तरीके से चलता रहेगा? उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे सुल्तान सिकंदर साहब ने कह दिया मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा। अब सवाल है कि एक्सेप्टेबिलिटी कैसे पैदा होगी, उनका कंट्रोवर्शियल हो जाना वो कैसे उनको रोका जाएगा? मेरा ख्याल है सोनिया, मुझे समझ आ रही है एक बात मैं इससे पहले भूल जाऊँ आसान, मुझे लगता है कि सारी चीज़ें एक इंतहाई इम्पोर्टेंट तयनाती है। जब तक वो नहीं हो जाती मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें लिम्बो में रहेंगे और इसको दूर करने के लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। कौन क्या करेगा? और प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि सारी जगह आप देख लें, आज एक तकरीबन 18-19 दिन हो गए हैं पंजाब जिस तरीके से आप देख लें आईनी बुरान, कानूनी बुरान, हर तरह का मामला रुका हुआ है। इस तरह आप देख लें यहाँ पे इस्लामाबाद में देख लें उनके इस्तीफे नहीं मंजूर किए जा रहे हैं। अब खबर है कि जी स्पीकर साहब इंडिविजुअली लोगों को बुलाएंगे, राजा परवेज साहब, और इसमें वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को भी बुलाएंगे। सवाल ये है कि ये कहते हैं हमने रिज़ाइन कर दिया। उधर से आप देख लें स्पीकर जो पंजाब में हो रहा है खान साहब, वहाँ पे आपका वो कह रहे हैं 26 बंदों ने रिज़ाइन कर दिया, वो रिज़ाइन एक्सेप्ट किए जाएँ, वो नहीं किए जा रहे। वो अपना क्या कहते हैं स्पीकर साहब वो कहते हैं हमने केसेस भेजे हैं इलेक्शन कमीशन को, वो वेट नहीं कर रहे।
तो मैं इस मेरा ख्याल है आसान साहब से ही पूछ लेते हैं कि जी कानूनी आइनी पोजीशन क्या है। ये जो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गई हैं चीज़ें, सियासी मास पे तुम्हें पता है लड़ाई लड़ती जाएगी, कब तक रहेगी। ये जो आइनी बुरहान है, ये जो रुक गया मामला, ये कैसे दूर होगा? देखिए 2-3 बातें आपने शाम साहब की, मेरे ख्याल में ये सब पे बात करना ज़रूरी है। पहले आपने लोड शेडिंग की बात की, और लोड शेडिंग भी मैं ज़रा ब्रीफली ये बता दूं कि देखें एक सरासर एक गलत बात फैलाई जा रही है कि जी जो मेंटेनेंस के लिए जैसे प्लांट बंद है। मेंटेनेंस के लिए प्लांट हमेशा बंद होते हैं। हर प्लांट ने साल के अंदर कुछ दिन के लिए मेंटेनेंस के लिए बंद होना, ये बिल्कुल रूटीन है। लोगों को इससे बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। मसला ये हुआ है कि कुछ जो बड़े एलएनजी के कॉन्ट्रैक्ट थे वो डिफ़ॉल्ट किए। इत्तेफाकन कॉन्ट्रैक्ट भी वही थे जो नून लीग के दौर में किए गए। बहरहाल जब वो डिफ़ॉल्ट हो गया, एक ग्लोबल सप्लाई चेन का मसला बन गया, तो हुकूमत को करना ये चाहिए था कि वो जो आपके सिस्टम के अंदर गैस है वो वहाँ पे लगाती ताकि लोगों को बिजली मिले। वो उन्होंने गैस वहाँ पे भेजी नहीं, उससे आपका जो फर्नेस ऑयल था वो दिनों के अंदर खर्च हो गया। अब ये हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। अब इमरजेंसी के अंदर जो महंगे तरीन कॉन्ट्रैक्ट एलएनजी के वो कर रहे हैं, वक्त पे ईंधन कहते हैं, वक्त पे ईंधन नहीं आपने मंगवाया, ईंधन ही LNG किया, नहीं मंगवाया। कंफ्यूजन फैली है। और आप इस पे वक्त इल्जाम जो है, लगाते हैं पीटीआई पे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पिछले 2 हफ्ते में हुआ। 2 हफ्ते पहले तो सब कुछ था, जब हम लोग थे तो ईंधन भी था, प्लांट भी चल रहे थे। आखिर क्या माजरा हो गया 2 हफ्ते के अंदर कि सारा कुछ जो है इनसे मैनेज नहीं हो रहा। सही। अच्छा, दूसरी बात आपने एक और बड़ी अहम एहतजाम साहब बात की, वो है फॉरेन फंडिंग और ममनुआ फंडिंग के हवाले से। देखिए ये इस बात के ऊपर बात होनी चाहिए, और देखिए बड़ी बड़ी वाज़ेह बात है, फॉरेन फंडिंग इस मुल्क में जिस पार्टी की भी हो, मेरे ख्याल में उसको पार्टी होने का हक नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि अगर जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक है, अगर पीटीआई भी फॉरेन फंडिंग करे तो मेरा इंटरेस्ट तो पाकिस्तान से है। मैं क्यों पीटीआई के साथ बैठूंगा, आप मुझे बताएं। ठीक है। देखिए फॉरेन फंडिंग का मतलब ये है कि आपके मुल्क के अंदर किसी सियासी जमात को कोई बाहर की ताकत, कोई बाहर का मुल्क, कोई बाहर की बड़ी जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो फंड कर रही है अपने मुफादात के लिए। सही। ठीक है, और अगर ये चीज़ किसी भी पार्टी पे साबित हो, मेरे ख्याल में बिल्कुल उसे बैन करना चाहिए। लेकिन असम और का किसी मतलब- मुहब्बिब वतन पाकिस्तानी को उसके लिए काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ममनुआ फंडिंग क्या है। ममनुआ फंडिंग ये है कि आपके पास कई ज़राए से पैसे आ रहे हैं, लोग आपको पैसे भेज रहे हैं, कोई एक ट्रांजैक्शन उस तरीकाकार से नहीं आई जो कि कानून में है, वो प्रोहिबिटेड फंडिंग हो गई, जिसके पीछे कोई साजिश नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है। उसका तरीका बड़ा सिंपल है कि उस फंडिंग को जब्त कर लिया जाता है कि ये पैसे जो हैं जब्त है, उसका मैग्नीट्यूड भी देख लें कितने पैसे हैं। तो असद खबर साहब फिर 8 साल से ज़ेरे इल्तवा डिलेइंग टैक्टिक्स तो हमने भी देखा कि आपकी तरफ से इस्तेमाल की जाती रही, तो फिर आने दें फैसले। फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि सबके साथ है, अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो फिर डर किस बात का, ताखीर का शिकार क्यों है? एक ये अच्छा सवाल है सोनिया का। दूसरा आसान ये भी बताइएगा, वो कहते हैं ये जो पैसा जो है ना, ये पार्टी के नाम पे खुद आपकी लीडरशिप ने गलत तरीके से अलेजली जो है ना अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। अच्छा देखें, बिल्कुल दूसरी बात तो आउटराइटली मैं डिनाई करता हूँ। अच्छा। इमरान खान साहब की ज़ात के ऊपर कोई एक पैसे का भी ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, अब मैं आता हूँ डिले के ऊपर। बिल्कुल कोई ना डिले हम करना चाहते हैं, ना हम चाहते हैं कि डिले हो। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो 30 दिन मैं में आपको फैसला- बताता हूँ। देखिए दो फ़र्क है। जी। पहली बात यह है कि आप कानून के मुताबिक आप किसी को दिनों की मोहलत नहीं दे सकते कि जी आप जो है इतने दिन के अंदर फैसला करें। जल्द अज जल्द तो इलेक्शन कमीशन को वैसे निपटाने चाहिए अपने, और ये काम करने चाहिए। लेकिन दूसरी बात ये है सोनिया कि आपने तमाम पार्टीज को, जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन बड़ा खुश आइंदा है, उन्होंने कहा कि आप तमाम पार्टीज को करें, आपका काम है फंडिंग को देखना। आपको तो रेगुलर ऑडिट कराने चाहिए। आप तीनों पार्टियों को ऑडिट कराएं, तीनों के अकाउंट रखें। मसला क्या है, हमारा खदशा क्या है? हमारा खदशा ये है कि आप, क्योंकि हमारा ये स्टांस है और हमारा ये व्यू है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जानिबदार हो चुके हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ एक पार्टी को उठाएं, एक प्रोसीजरल कोई चीज़ उठाएं, उसको गलत तौर के ऊपर आप क्लेम करें कि ये है। अगर आप समझते हैं कि ये कोई रेगुलरिटी, आप उसको फोरफीट करें, लेकिन तमाम पार्टियों के अकाउंट सामने रखें कि अगर हमारे अकाउंट के अंदर अगर एक है तो बाकियों में कितनी है। अगर हमारे जो लोग फंडिंग दे रहे हैं अगर वो छोटे अमाउंट है तो बाहर क्या, और मैं आपको बताऊं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप इनके अकाउंट जरा सामने खोल के तो रखें। सबसे बड़ा फर्क ये आएगा कि आपको पता चलेगा कि पीटीआई को लोग फंड करते हैं, आम लोग, छोटे छोटे पैसों से। आपको ये खतरा लगता है, ये खतरा लगता है जो आपकी लीडरशिप या आपके लोग कह रहे हैं कि जी ये पार्टी को बैन करवाने का एक तरीका है, और दूसरा है कि जी वो नायल करार देंगे किसी तरीके से इमरान खान साहब को भी। आपको लगता है कि ये शेख रशीद साहब भी ये बात कहते हैं और लोग भी कहते हैं? इमरान खान देखें ये बिल्कुल खदशात हैं। मैं आपको बताऊं कि पार्टी को बैन भी कर देंगे तो क्या होगा, एक नए नाम से पार्टी आ जाएगी। देखें, लेकिन ये बेसिकली आधे पाकिस्तान की आवाज़ का मजाक उड़ाने वाली बात है।
मैं आपको फिर ये कहूँगा कि आप लोगों के जब आप देखें, जब 3 बड़ी पार्टियों के अकाउंट सामने रखेंगे ना, फिर आप कह देंगे मसलन मैं इधर बैठा हूँ, मैं इधर बैठे नाक पे खुजली करूँ, आप कहें जी आपने क्यों हिले। अगर आप तीनों को कंपेयर करेंगे आप कहेंगे जी स्टेज पे बैठे हिलजुल हो रही है। आप ये नहीं कर सबका सकते, फैसला साथ आना चाहिए, सबको आपके दिखाएं ना ठीक कि है। क्या इरेगुलरिटीज है, लेकिन पैसे एक कहाँ सवाल से आ और रहे हैं, क्या असलम रूल्स खावर फॉलो हो साहब, रहे हैं। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुस्ताफी होने का जो आपका मुतालबा है बिलफर्ज, वो वैसे तो कह रहे किसी सूरत मुस्ताफी नहीं होंगे, लेकिन हो जाते हैं तो फिर से एक बहरान पैदा हो जाएगा। फिर जो किसी एक नाम की सिलेक्शन के लिए, तैनाती के लिए, पहले भी हमने देखा कि इमरान खान साहब ने कहा कि ना ऑपोजिशन मानने को तैयार थी, ना गवर्नमेंट जो नाम 2 मेंबर भी नहीं है, कहते हैं इलेक्शन कमीशन इनकम्प्लीट है। हाँ, दो वो मेंबर तैनाती नहीं हो सकी, तो ये तो एक नया बहरान पैदा हो जाएगा। देखिए बहरान तब आते हैं जब आप कोई काम सही तरीके से ना करें, जब कोई क्रेडिबल लोगों के नाम ना दें। जो क्रेडिबल लोग होते हैं, टेबल पे बैठा कोई भी शख्स जो है ना, उनके बारे में ये भी इनकार वैसे नहीं कर बड़े सकता। क्रेडिबल थे आपके नज़दीक मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर देखिए है। हम तो पर्सनैलिटी की बात ही नहीं कर रहे हाँ। कि वो एज अ पर्सन क्रेडिबल हैं कि नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि उनका रवैया जो है वो जानिबदाराना है। उनका रवैया गैर जानिबदाराना होता तो हमें अच्छे लगते, और क्या मसला है। हाँ, हम तो रवैये की बात करें कि जो शख्स भी हो वहाँ पे वो गैर जानिबदाराना रवैया रखे। आखिर में मैं जो एहतशाम साहब ने बात की, एहतशाम साहब बात यह है कि ये जितना भी बहरान है, अब ये इतनी जगह पे बात फंस चुकी है कि इसका वाहिद हल ये है कि आप इलेक्शन कराएं, और फौरी इलेक्शन कराएं, और शफाफ इलेक्शन कराएं, और लोगों से कहें कि आप फ्रेश मैंडेट दें, ताकि जो भी गवर्नमेंट आए फिर वो इस पाकिस्तान को इस जगह से आगे लेके चले, मुल्क का सोचें। ये अपने आप को बेसिकली ये क्यों टिके हुए हैं इस वक्त, ये अपने आप को हुकूमत जो NRO2 देना चाहती है, और तमाम के तमाम जो स्टेप्स हैं वो सारे उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं है। वो मुल्क में बिजली का बहरान है, डीजल का बहरान है, वो नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट कभी बना रहे हैं, कभी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये इस वक्त हुकूमत काम कर रही है। सही। इसमें 2 जी, चीज़ें जी, सुनिए। जी, एक तो अच्छा। ये जो जिस तरह आसान बात करें ना, अब ये पहले फिगर आया था 150 लोगों को ECL से हटाया गया, अब 4,500 का फिगर है कि उनका हटा दिया गया, पता नहीं कितने लोग थे। और दूसरा ये है कि जी जो इल्ज़ाम लगता है कि 34 में से 24 लोग जो है ना उन पे बड़ी सीरियस नोयत के इल्ज़ाम हैं जो काबीना में बैठे हुए हैं। चलें ये इल्ज़ाम की हद तक है, जब तक प्रूव ना हो जाए आप कुछ नहीं कर सकते। इवन शहबाज साहब पे भी इल्ज़ाम हैं। अब अहम सवाल ये है कि जी इलेक्शन अगर नहीं होता, ये कोई केटेवर सेटअप नहीं बनता। और ये जो बात होती है, परसों की बात है, कोयटा में जाकर उन्होंने कहा कि मैं 1.5 साल की नहीं, शहबाज साहब 1.5 साल के टर्म पूरी की जाएगी। कुछ लोगों का ख्याल है नहीं, नवंबर में इलेक्शन होना है, PTI शदीद दबाव बढ़ाएगी, इमरान खान दबाव बढ़ाएंगे, वो एक बहुत बड़ा मजमा लेके इस्लामाबाद आ जाएंगे, ज़िंदगी चौक करके रख देंगे, क्या होगा। इस तरह के फियर्स अपनी जगह पे एक ये, और दूसरा आसान ये बताइएगा कि पंजाब में इस वक्त सूरत हाल पंजाब पे एहतशाम साहब बात करेंगे माजरत के साथ, लेकिन मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एहतशाम साहब, पंजाब की सूरत हाल पर आप बात कर रहे थे। 12 करोड़ का सूबा है, इतने दिन हो गए बगैर चीफ एग्जीक्यूटिव के, किधर जाता देख रहे हैं मामला? देखिए एक चीज़ तो सोनिया बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आ गई है कि राइटली और रॉन्गली आप देखें ना, अगर आप मेरिट की बात करें, जिस तरीके से इस्लामाबाद में हुआ, जिस तरीके से वोट आउट हुए ये लोग PTI, मतलब ठीक है अदम एतमाद में कामयाब नहीं हो सके, चलें वो मान लेना चाहिए। अब उसके कौन से फैक्टर्स हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत है, कॉन्स्पिरेसी थी, इंटरवेंशन था, क्या था, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक आइनी प्रोसेस से तो हुआ। अब इसी तरह से आसान लोग कहते हैं कि जी जिस तरीके से एक झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, जो कुछ हुआ, आमतौर पे यही होता है कि साजन अटार्म ही सब कुछ तय करता है। बाहर से बंदे लाए गए, क्यों लाए गए, पंजाब असम्बली में इल्ज़ामात लगाते हैं कि जी वो पंजाब गुजरात से बंदे लेके आए थे परवेज़ इलाही साहब के, उधर से इल्ज़ाम लगता है जी गुलू भट्ट और पता नहीं कौन कौन से भट्ट वहाँ से हमजा के लोग आए थे वहाँ पे। चलें ये भी है। अब असल मसला ये है कि जी इस वक्त अगर हमजा साहब के बारे में कहा जा रहा है और ये एक आइनी हुक्म दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि उनका हल्फ लिया जाए, तो ये हल्फ क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये तो एक आइनी रिक्वायरमेंट है ना। ये तो आसान आप समझते हैं कि इसमें कोई लॉजिक है, या आप समझते हैं कि ना हल्फ देना या कोई बंदे का अवेलेबल ना होना गवर्नर का, या जो उनकी जगह को और बंदा हो सकता है, ये एक आइनी तो और बुरहान को बढ़ाने वाली बात है। अच्छा देखिए, पंजाब के हवाले से ना मैं आपको बताऊं, पंजाब असम्बली के अंदर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, काबिल मज़म्मत है, पुलिस भी आई, गुंडागर्दी भी हुई, जो भी हुआ। हाँ। लेकिन देखें हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि पंजाब में असल में बिग पिक्चर हुआ क्या है। पंजाब में ये हुआ है कि इस वक्त आज भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हमारे इत्तेहादी जो हैं मेजॉरिटी पार्टी हैं, अगर हमारे लोग फ्लोर क्रॉसिंग ना करते तो ये जो एक तरफा इलेक्शन हुआ है ये ना हो सकता, हमजा साहब को वोट ना मिलते। और आज भी हम लोग इंतज़ार में हैं कि अदालत जो है वो आर्टिकल 63A के हवाले से उसकी तशरीह करेगी
और इस चीज़ की इम्प्लिकेशंस क्लियर करेगी। इस वक्त हमारी सोसाइटी में हम फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट कर रहे हैं, फ्लोर क्रॉसिंग की वजह से हुकूमतें बदल रही हैं और इस मामले की वजह से एक जमहूरी और आइनी बहरान है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि गवर्नर की कुछ अपने आइनी जिम्मेदारियां हैं इस सूरत हाल में, और गवर्नर ने उन आइनी जिम्मेदारियों को निपटने के लिए सदर साहब को ख़त लिखा है ताकि उस पर वजाहत ली जा सके। अदालत के अहकामात जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, हमारे सर आँखों पे हैं, हम लोग वैसे इदारों की इज़्ज़त करने वाले लोग हैं और इदारों के अहकामात मानते हैं, लेकिन कोई हुक्म या कोई चीज़ आपको आपकी आइनी जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं कर सकती। सही। और उस तो आसान माजर के साथ इल्ज़ाम तो फिर लगता है ना कि यही आइनी जिम्मेदारी ना तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी पूरी कर रहे हैं और ना ही आप गवर्नर साहब कर रहे हैं, चीमा साहब। देखिए शाम साहब, जब प्राइम मिनिस्टर का हल्फ होना था और अलवी साहब की तबीयत नासाज हुई तो फौरी तौर पे किसी और ने हल्फ ले लिया, कोई मसला नहीं हुआ। बाद वहाँ में पे कुछ बात लोगों और का है। लिया हल्फ उन्होंने, देखिए आप 3 वजीरों का हल्फ लिया आरिफ अलवी ले साहब भी लिया। देखिए पंजाब में आपको फिर ये कहूँगा कि फेडरल की सूरत हाल पंजाब की सूरत हाल से यकसर फ़र्क है। सही। ऑल्दो उनका स्क्रिप्ट यही था जो उस वक्त की अपोजिशन आज की हुकूमत थी कि कौमी असम्बली में भी यही होना था, लेकिन बाद में चले हमारे इत्तेहादी चल गए तो वो जो हमारे लोग थे, लोटे थे, फ्लोर क्रॉसर्स थे, उनकी ज़रूरत नहीं वैसे पड़ी। उनकी फेट क्या बनी? जो 26 लोग गए थे जिनके बारे में रेफरेंस बना के भेजा जा रहा है या रुक गया, क्या हुआ? वो आइनी पोजीशन उनकी क्या है इस वक्त, जिन्होंने हमजा को वोट दिया आपके लोगों ने? जी वो इस वक्त आलम बरज़ख में है जी। अच्छा देयर फेट इज हैंगिंग विद अच्छा। ये तो आपकी मेहरबानी, बरज़ख कह दिए, वरना इसके उलट भी कुछ कह सकते थे आप। चलें एहतिशाम साहब आगे बढ़ते हैं। अभी जो एहतिशाम साहब बात कर रहे थे कि ज़ाहिर है PTI की जानिब से भी अब मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। ना सिर्फ एहतजाज इस्लामाबाद आने की बात बल्कि खान साहब तो धरने की बात भी कर रहे हैं। क्या कह रहे थे खान साहब, सुना फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। जी मैं सारे अपने कारकुनों के अलावा सब पाकिस्तानियों को कहता हूं कि आपने तैयारी करनी है। इस्लामाबाद में आपको कॉल दूंगा और चंद हफ्तों के अंदर कॉल दूंगा, अभी सारे तैयारी करें और आपने फिर इस्लामाबाद आना है और जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते आपने मेरे साथ यहाँ इस्लामाबाद में बैठना। तो हसन खावर साहब, ये धरना देने का प्लान है? आपको लगता है कि धरने से, ये एहतजाजी सियासत से इदारों को, गवर्नमेंट को आप प्रेशर में ला सकते हैं कि मामला अर्ली इलेक्शन की तरफ टकराव की तरफ जाएगी पॉलिसी? हाँ, बल्कि हाँ देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। पहली बात यह है कि हमारा जो पहला मुतालबा था वो एक जुडिशल कमीशन का क़याम था साजिश के हवाले से। दूसरा हमारा मुतालबा है कि इस आइनी और सियासी बहरान को ख़त्म करने के लिए फ़ौरी इलेक्शन किए जाएँ ताकि मुल्क आगे बढ़े। तीसरी बात यह है कि हम अपने पार्टी के जो हमारे कायद हैं खान साहब, उनके साथ हैं। ठीक है, जाहिर है कि हम कानून के अंदर रहेंगे, आइन के अंदर रहेंगे, हम सारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें हैं जिसके दायरा कार में हमने रहना है, आगे बढ़ना है, मार्च करना है, धरना देना है, जो भी करना पड़ा करेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, इलेक्शन की तरफ बढ़ना है। इलेक्शन के अलावा इस वक्त और कोई हल नहीं। लेकिन एक सेकंड जी जी जी, अच्छा। एक चीज़ तो समझ आ गई कि इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं, लेकिन हसन खावर साहब जो इस वक्त बात हो रही है वो जो कहते हैं कि जो इस गवर्नमेंट का एजेंडा, कुछ लोग कहते हैं जी ये केयर टेकर नहीं है, एक निगरान सी हुकूमत है, कोई मानने के लिए तैयार नहीं कि इसने जाना ही जाना है। अब सवाल ये है कि जो काम आप लोग करके गए हैं, मसलन EVM मशीन का मामला है, इंतखाबी इस्लाहत की बातें हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी का नैब के दांत निकालने की बात हुई, लोग कहते हैं NRO2 का आपने जिक्र किया, वो कहते हैं सारी की सारी चीज़ें बाय द टाइम ये जब सब कुछ अमल में आएगा कि इलेक्शन का वो नहीं, वो कर चुके होंगे जो आप करके गए हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप हुकूमत में आए बगैर आसान कैसे रिवर्स करेंगे? और फिर ये तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इलेक्शन में जाके अपने अहदाफ पूरे करना। और जो कहा जा रहा है 80-90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, 30-40 लाख भी दे दें तो सीधी सीधी गेम तो आके जो हो जानी वो नहीं होगी। फिर क्या पार्लियामेंट से भी बाहर आ चुके हैं। देखिए मैं आपको फिर देखिए ये आखिरी बात पे आता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि 2-3 एजेंडे हैं हुकूमत के जो उन्होंने करने हैं। पहली चीज़ ये है कि उन्होंने अपने आप को NRO2 देना है, जो आपने जिक्र किया। उस NRO2 के अंदर कई चीज़ें आती हैं, वो सारी वो करेंगे और कर भी रहे हैं। दूसरी बात यह है कि EVM और उसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को उनके वोट का जो हक है उससे महरूम करना चाहते हैं। उनको पता है उनके दिल इमरान खान के साथ धड़कते हैं, उनकी रात की नींदें उड़ी हुई हैं, वो कहते हैं इनका वोट का हक इनसे लिया जाए। ये दोनों बातें मैं आपको फिर भी बताऊँ, ये जो मर्ज़ी कर लें, पहली बात तो इनको पाकिस्तान की आवाम ये करने नहीं देगी। दूसरी बात, जब इलेक्शन में जाएंगे तो लोग बताएंगे। मैं आपको फिर ये कहूँगा, आप क्रेडिबल इलेक्शन कराएं, आप फ्रेश एंड फेयर इलेक्शन कराएं, आपको समझ आ जाएगी कि अवाम किसके साथ हैं। जब रोज़े के अंदर पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहली दफ़ा इतने बड़े जलसे हुए तो लोगों को ये बात समझ आ गई। जब इमरान खान की एक कॉल के ऊपर पूरा पाकिस्तान बाहर निकल रहा है, जब लोगों को लग रहा है कि हमारी अमानत में ख़यानत हुई है,
तो लोग मौके के इंतजार में हैं कि वो बाहर निकलें और खान साहब को वापस लेकिन लाएं। अहसान खावर साहब, इस एहतजाज से आपको लगता है कि प्रेशर बिल्ड होगा और अल्टीमेटली मामला उस तरफ जाएंगे? क्योंकि पीडीएम ने भी हमने देखा बड़े जल्द से जुलूस किए, 11-12 जमातों ने मिलकर, और आपसे बार बार मुतालबा किया जाता रहा इस्तीफे का, इलेक्शन की तरफ जाने का, कुछ नहीं हुआ, आपने धरना दिया उस वक्त जो आपके सामने 2013 में मुतालबात रखे गए थे। तो आपको लगता है कि धरने, पुरअमन, एहतजाज की सियासत से आप मकासद अचीव कर लेंगे? पीडीएम और हमारे में दो फ़र्क हैं। पीडीएम ये सारी जमातें मिल के भी, अगर आप इनके जलसे देख लें, और पिछले दिनों चल रही थी लाहौर की तस्वीरें, खाली ग्राउंड थे, और अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे देख लें, पब्लिक सपोर्ट खान साहब के साथ है, एक बात। दूसरी बात यह है कि खान साहब को देख के लोग खुश होते हैं। इन 12 पार्टियों को देख के इनके जो अपने सपोर्टर थे वो भी डिसग्रंटल हुए। उन्होंने कहा, आप मुझे बताएं ना, कि जो नून लीग का वोटर था जिसको 25-30 साल से ये कहा गया कि जी पीपल्स पार्टी करप्ट है, हमारी तमाम सियासत पीपल्स पार्टी के खिलाफ खड़ी है, एंड वाइस वर्सा, उनको निकल के क्या लगा जब उन्होंने देखा कि हाथों में हाथ डाल के सारे हंसते मुस्कुराते लोग खड़े हैं? उन्होंने कहा आप हमें 30 साल से बेवकूफ़ बना रहे थे। तो ये पीडीएम के अंदर ही जो है ना, उनका जो डिजास्टर है ना, उसके तीसरी चीज़ एक सर है। तीसरी चीज़ है कि मकसद क्या है, जिस मकसद के लिए आप बाहर निकलते हैं, क्या वो मकसद लोगों से रेजोनेट करता है? क्या वो आप मकसद जिसके लिए आप आवाज़ उठा रहे हैं वो लोगों के लिए है? करप्शन से बचना, स्टेटस को चलाना ऐसा मकसद नहीं था जिससे लोग टच होते, और इसी वजह से लोग उनके साथ नहीं निकले। आज जिस आवाज़ को लेके खान साहब निकले, आज पूरा पाकिस्तान उनके साथ है, तो बिल्कुल ये प्रेशर पड़ेगा और ये इलेक्शन की तरफ आएंगे। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि जो आप प्रेशर की बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि पीएमएलएन का वोटर जो है, सपोर्टर है, जो दुकानदार हैं, जो कुछ भी हैं, उनको सब हमायती हैं, लोग कहते हैं बार बार कि जी 6 डिवीज़न की पार्टी, टीटी रोड की पार्टी, लाहौर से अटक तक, आप समझते हैं कि पीएमएलएन का वर्कर टूट के आपकी तरफ आया? कुछ लोगों का ख्याल है ये नारेबाजी, जलसे जुलूस होते रहेंगे सब कुछ, लेकिन जो पीएमएलएन ने जीतना इलेक्शन में, जिस तरह लोग देख रहे हैं, जितने भी सर्वे आए हैं, वो उनको जीतता ही दिखा रहे हैं। तो आपको लगता है कि पीएमएलएन का वोटर भी टूट के आपकी तरफ आया? इशाम साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट नहीं मिलते थे आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, तो इसमें से कुछ तो यंग लोग हैं जो बाद में आए हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग वोटर थे, ये किसी के वोटर तो थे जो टूट के आए हैं। ये किसी को तो वोट देते थे, ये सारे के सारे ऐसे तो नहीं थे जो पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर थे। तो वोटर तो पहले भी टूटते रहे हैं। और अब मैं आपको बताऊं, बिल्कुल उनका ऐसा कोर वोटर होगा जो किसी हाल में उनसे अलग नहीं होगा, लेकिन जिसको ये समझ आती गई कि इस मुल्क में साजिश हुई है, और उस साजिश के अंदर ये लोग मुलव्विस थे, मैं आपको बताऊं कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी को वोट नहीं देना चाहेगा, इसलिए जुडिशल कमीशन से भागते हैं। आपका अपना एक बयानिया है, तो गवर्नमेंट का भी तो अपना एक बयानिया है। वो कह रहे हैं साजिश का कहीं लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ, वो साजिश को मुदाखलत, वो भी एक नैरेटिव अपनी तौर पर बना रहे हैं। ठीक है, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। एहतशाम साहब, अब जरा आ जाते हैं जो खबरें आजकल बड़ी गर्दिश कर रही हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुताल्लिक कि वो उमरा करने जाएंगे सऊदी अरब, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब इत्तेहादियों के साथ जा रहे हैं, और फिर कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ सऊदी अरब जाने के बाद फिर वापस पाकिस्तान आएंगे, भरपूर इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेंगे। तो कितनी सदाकत है इन खबरों में? सोनिया, इस सारे मामले को अगर मैं क्रूड लहजे में कहूँ तो गेम बनानी पड़ेगी। अच्छा, मतलब है कि आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे इस पे ये सारा कुछ करना पड़ेगा। आज आप देख लें, मरियम नवाज साहबा के पासपोर्ट के हवाले से आज तीसरी दफ़ा बेंच टूट गया। हाँ। तीनों बेंच में जो लोग थे उन्होंने माजत की कि जी हम आपका केस नहीं सुन सकते। वो पासपोर्ट देने की बात है, वो ये कह रही थी कि मैंने उम्रे के लिए जाना है। अब चौथा बेंच बहरहाल आज ही चीफ जस्टिस ने बना भी दिया गया। तो ये इतना आसान काम नहीं है। मतलब एक परसेप्शन है ना कि जी गलत काम हुआ है, पैसा लूटा गया है, अलैजली चोरी हुई है, ये सब कुछ हुआ है, तो इतनी आसानी के साथ आप कैसे? बहरहाल उन्होंने नैब को भी बुलाया है कि जी इस हवाले से बताएं अपना नुक्ता नज़र, के इनको इशू करना है अपना पासपोर्ट, तो क्या किया जाए। हाँ। तो मेरा ख्याल है यही बात उनके ऊपर है। अब इतने अरसे से जो बयानिया बनाया जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब बीमार हैं, अब बीच में खबरें बिल्कुल रुक गई थी, फिर उनका आना जाना, एक फैक्ट्री में भी गए, आगे पीछे, तो और फिर बिलावल के साथ जिस तरह उन्होंने मुलाकातें ऊपर नीचे आपने की, खाने दिए दो उनको, सब कुछ हुआ, तो बज़ाहिर तो वो एक्टिव हैं, ठीक हैं, बीमारी की कोई बात कर ही नहीं रहा। उन्होंने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब लेनी थी, कितना अर्सा हो गया, कोई इस पे बारे में बात नहीं कर रहा। मेरा अपना ख्याल है, आसान आप इस पे बात कीजिएगा कि उनके आने की टाइमिंग, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें तय होंगी। जिस तरीके से FIA, नैब, बाकी अदारे हैं, सारी चीज़ें हैं। अभी देखें
भाई देवे उन्होंने भी आना था, इसहाक डार साहब ने, वो भी कह रहे हैं कि जी सर्वाइकल का इशू है, मैं भी देख के आऊँगा। इमरान खान अपना नवाज शरीफ साहब की बीमारी जब डॉक्टर इजाज़त देंगे तो आएंगे। मेरा अपना ख्याल है कि वो सारा सेटअप देखेंगे, चीज़ें देखेंगे, अदारों का मूड देखेंगे, वो देखेंगे कि उनमें कुछ सिल्वर लाइनिंग, कोई बच बचा का रास्ता है, फिर ये भी तय करेंगे, पता करेंगे कि उनके केसेस की सीरियसनेस कितनी है, कितनी आके उनको क्या फिर दोबारा से तो नहीं जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं आएंगे तो सीधे जेल जाएंगे। देखिए जेल जाएंगे वो तो एक कानूनी सी बात होगी ना, अगर दूसरे चौथे दिन वो आ जाते हैं बाहर, जैसा कि लगता आ जाएंगे, तो जिस तरह सारी चीजें तब्दील हो रही है आ जाएंगे, मेरा तो ख्याल है कोई हसन खाबर साहब, वैसे आपने तो बड़ी कोशिश की उनको लाने की, आप तो ला नहीं सके, अब वो खुद ही आ रहे हैं, तो कोई मामलात बदलते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखिए हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि वो पहले ही आ जाते पाकिस्तान, और भिजवाना ही नहीं था कि अब आ जाएं पाकिस्तान। नहीं भिजवाना चाहिए था जी, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब वो गए और उनको वापस आना चाहिए। जो पहलू देखता हूँ उसके अंदर वो ये है कि एक शख्स जो कि अदालत से कन्विक्टेड है और अदालत से एक छूट लेके वो बाहर गए हैं, जाहिर है कि उन्होंने वापस आके जेल जाना है। यही कानूनी कार्रवाई है। ये कोई मेरी आपकी ख्वाहिश है या नहीं है, ये तो कानून की कार्रवाई है। अब वो लोग जो ये कह रहे हैं, जो ये समझते हैं कि जी वो आकर इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे, क्या ये क्रेडिबिलिटी उनकी नज़र में हमारी अदलिया की है? क्या उनके जहन में कोई डील है जो उनको मिलेगी? क्या उनके जहन में वो शॉर्ट है कि उनको अदलिया से कोई ऐसा वहाँ से ऐसा को पासपोर्ट या कोई ऐसा वे मिलेगा कि नवाज शरीफ साहब बाहर निकल आएंगे? और ये अगर हुआ तो बड़ी अलमनाक बात होगी। और ये इम्प्रेशन देना और ये एक्सपेक्टेशन लोगों की होनी, ये भी हमारे मुल्क में इदारों के लिए अच्छा नहीं है कि लोग ये समझें कि जी फॉर ग्रांटेड लें कि जी वो आ जाएंगे, हम मैनेज कर लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ये मैनेज होगा, ना ये मैनेज होना चाहिए। ये इदारों की साख के लिए भी नहीं अच्छा, ये कानून की बालादस्ती के लिए भी नहीं अच्छा। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि वो पाकिस्तान में उस दिन कदम रखेंगे जिस दिन उनको डील की गारंटी होगी। अगर आज गारंटी है तो आज कदम रख देंगे, और अगर परसों होगी तो परसों रखेंगे। उससे पहले वो पाकिस्तान की सरजमीन पे पाँव नहीं रखेंगे। एक ये दूसरा वो जो इल्ज़ामात लगते हैं कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, ज़ाती रंजिश की बुनियाद पे, ज़ाती गुस्से की बुनियाद पे केसेस बनाए गए हैं, इसलिए वो इमरान खान साहब को कोट करते हैं बार बार कि जी मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरी जरदारी साहब के बारे में इस तरह की बात करते थे, बंदूक के नाली के सामने तुम सामने हो मेरे, इस तरह और बहुत सारी बातें। लोग कहते हैं कि जी वो तो उनका एजेंडा ही यही था कि जी केस या नो केस बंदों को अंदर डाल के रखना, और वो फिर इस हवाले से सिल्वर लाइन बीच की बात वो तलाश करते थे कि जी ये सब ज़्यादतियाँ होती थी, वो ज़्यादतियाँ अनडू हो जाएंगी तो आ जाएंगी। शाम साहब, पहली बात, जिन केसों में उनको सज़ा हुई वो केस हम नहीं मंजर आम पे लाए, पैनामा पेपर्स में आए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिन केसों की हम बात करें उसमें उनको सज़ा हो चुकी हुई है। ये केस इंतज़ामी सतह पे अभी नहीं है कि उसमें चलान जाना ही ऐसे, उसमें अदालत सज़ा दे चुकी हुई है, उसके बाद वो गए हैं। तो ये आप मुझे बताएं कि इसमें कहाँ से, अगर एक फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट एम्बेसडरमेंट के केस के अंदर अदालत ने किसी को सज़ा दी है तो इसमें क्या विक्टिमाइजेशन हो गई है? और अगर विक्टिमाइजेशन की है तो क्या ये समझते हैं कि अदालत ने की है इनके साथ विक्टिमाइजेशन? ठीक है ना। अच्छा एहतशाम साहब, पीटीआई का वज़ीर आज़म के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान सामने है। कल शाह महमूद कुरैशी बात कर रहे थे, कह रहे थे नैब मुकदमात में मतलूब शख्स पाकिस्तान की नुमाइंदगी कैसे कर सकता है? तो जाना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वज़ीर आज़म के खिलाफ अदालत? देखें, मतलब एक सियासी तौर पे दबाव बढ़ाने के लिए तो सब कुछ जो कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। अब बहरहाल जो बात होती है कि जी कन्विक्शन तो नहीं हुई, आप डीसीओ केसेस बना दें, इल्ज़ामात है, और फिर आप देख लें बेल पे हैं वो, बेल पे वो कहती हैं आधी बेल का मतलब ये है कि केस में जान नहीं है। अब हर बंदा जो है ना अपने तौर पे वो तशरीह कर रहा होता है कानून की, और अपने बेल के हवाले से जो उनको रिलीफ मिला होता है। अब सवाल यह है कि ऐसा करने से क्या है? फॉर द टाइम बिंग तो सोनिया लगता है दबाव में तो ज़रूर आएंगे। अच्छा। सियासी तौर पे दबाव में आएंगे। अब अदालतें क्या फ़ैसला करती हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस हवाले से कोई अदालतें उनको रिलीफ देंगी। अदालतों पे अपने ही आप देख लें दबाव हैं। जिस तरीके से मुनहर फनकान के बारे में केस लटक गया, लटकते ही जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। आधी रात को 12 बजे आपने अदालतें खोल दी थी, वो भी एक एम्बेरसमेंट वाली बात है। उनको भी ये भी मेरा ख्याल है सारी चीज़ें समेट के सोचना होगा क्या करना है। लाहौर हाई कोर्ट भी देख लें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो बड़ी हद तक मैं समझता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है। वो बैलेंस भी कर रहे हैं और चीज़ें एक बड़े अच्छे पैराए में लेके जा रहे हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले बड़े आने हैं, मरीम नवाज़ के हवाले से, सदर के हवाले, नवाज शरीफ साहब के हवाले से। फिर ये भी आपको याद है गारंटी भी की हुई थी शहबाज शरीफ साहब ने, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखना यही है जो हसान बात कर रहे हैं कि ग्रेटर कोई एग्रीमेंट होता है या कोई अंडरस्टैंडिंग होती है अदारों के साथ, फिर ही वो आएंगे। तो हसन
तो खबर साहब, आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो अदालत जाने की बात हो रही है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खान साहब जलसों में भी किसी अंदाज में क्रिटिसाइज़ करते हैं फैसलों के हवाले से, तो अब यहाँ कोई उम्मीद है आपको कोई रिलीफ मिलेगा? मैं आपको एक और तरह से इसको जवाब जी देता हूँ। प्लीज़। आप अपने आप को ज़रा सूरत हाल से बाहर रखें और आप ये सोचें कि मैं आपके पास आऊँ और मैं आपसे कहूँ कि आपको पता है कि दुनिया में किसी और बड़े आज़म अफ्रीका में एक ऐसा मुल्क है हाँ। जिसकी जो काबीना है उसमें से 2/3 लोग जो हैं वो ज़मानतों पे रिहा हैं, और वो 2/3 लोग जो हैं वो सारे क्रिमिनल केसेस के अंदर हैं, उसके अंदर कोई सियासी केस नहीं है। क्या उस मुल्क के बारे में आप व्यू रखेंगी? आप कहेंगे कोई बनाना रिपब्लिक है। उसके बाद मैं अगर आपको बताऊं कि ये इस मुल्क का नाम पाकिस्तान है, हाँ। तो क्या हमारा सर शर्म से झुकना नहीं चाहिए? बिल्कुल सही क्या कह हम रहे हैं, समझते ठीक हैं कि ऐसी किस किस्म की गवर्नमेंट जो है वो क्रेडिबली दुनिया में जाकर पाकिस्तान को लेकिन वो represent कर अगेन वही सकती बात है? करते हैं कि एलिगेशन है, साबित तो नहीं हुए कि हुकूमत अगर खान साहब पर केसेस बना लेती है तो फिर क्या खान साहब आगे इलेक्शन जीत कर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते? ये जस्टिफिकेशन दी जाती है हुकूमत की जानिब से। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हसन खावर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, कल तक की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।